नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम में आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और करते हैं उनके अनुभवों के आधार पर सलाह मशवरा। तो आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव श्री गुलशन बामरा। तो आज हम उनसे पर्यावरण को बचाने के साथ साथ उनके विभाग द्वारा क्या क्या अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं उस पर हम करेंगे सलाह मशवरा। तो नमस्कार गुलशन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी को। सर, ये जो पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी आपके पास है मध्य प्रदेश के, तो हम सबसे पहले जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और देश का ऐसा राज्य है कि जहाँ पर वन क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ फिर भी पर्यावरण को बचाने के लिए आपका विभाग क्या क्या काम कर रहा है, किस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं? पर्यावरण तो वैश्विक मुद्दा है। बिल्कुल। और एक्चुअली पूरा पर्यावरण जो है विश्व क्या पूरी सृष्टि है एक सेंस से। जी जी। तो इसलिए इसको विभागों में नहीं बांटा जा सकता। लेकिन फिर भी हमारा जो पर्यावरण विभाग है इसको मुख्य रूप से इसका काम एक तो खैर जागरूकता वगैरह के लिए काम करना, ये तो मेन है। क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ मतलब जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें हम काम करते हैं। और मेनली हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मतलब है पोल्यूशन को कंट्रोल करना जी। जो चिन्हित उद्योग हैं, चिन्हित काम हैं जिनके लिए प्रदूषण ज़्यादा होता है, जिनके कारण ऐसे कामों को परमिशन लेके ही लोग कर सकते हैं। ऐसे काम लगभग 1000 के आसपास ऐसे काम हैं जी। जिनको सूचीबद्ध किया हुआ है। उन कामों को अगर आपको अपना बिजनेस या जैसे खदान शुरू करना है, कोई हॉस्पिटल शुरू करना है या कोई आपको इंडस्ट्री लगाना है, तो आपको पहले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट लेनी पड़ेगी चालू करने से पहले जी। जो भी उसमें से पोल्यूशन निकलेगा तो उसको कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेगी कि आप जो है अगर धुआं बाहर फेंकेंगे तो इन मापदंडों के अनुसार ही फेंक पाएंगे। यदि आप गंदा पानी आप निकालेंगे तो इतनी बीओडी या सीओडी से मतलब ज़्यादा वाला नहीं नदी में फेंक पाएंगे। तो कुल मिला के प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए अपना मुख्य रूप से हमारे विभाग का काम वो है। तो हम प्राइमरीली प्रदूषण नियंत्रण करते हैं और प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ प्रदूषण के संबंध में या कहें कि पर्यावरण जागरूकता के अभियान भी चलाते हैं। तो ये हमारे मुख्य रूप से हमारे का काम जी जी। तो सर, मैंने अभी देखा है कि आपने अभी एक IMES एक नया सॉफ्टवेयर आप लोग डेवलप कर रहे हैं कि जिसके थ्रू पॉल्यूशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ये IEMS कुल मिला के है इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जी जी। तो ये एक ऐसा पोर्टल हम बना रहे हैं जो हम लोग जितने भी उद्योगों को हम परमिशन देते हैं, जितने भी संस्थाओं को परमिशन देते हैं तो उनका हिसाब किताब इसमें रहेगा। इनके अलावा उद्योगों में जो और हमारी जो खुद के नियंत्रण के लिए हमारे जो डिवाइसेस हमारी लगी रहती हैं प्रदूषण को नापने की, तो वो जो डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस का आउटपुट भी इस पोर्टल पे आएगा और हम रेगुलर बेस पे मॉनिटर कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो उसको समय पे करेक्ट होना, समय पे वो चीज़ बंद होना या उसको करेक्ट होके फिर चालू होना, ये सारी चीज़ों के लिए अभी क्या मैनुअल सिस्टम है सारा जी जी। तो वो चीज़ें ऑनलाइन होने से क्या होगा कि उसके दो फायदे हैं। एक तो है कि कुछ चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी। पब्लिक डोमेन में आएंगी तो क्या पब्लिक के लोग, जनता के लोग जो पर्यावरण जागरूकता रखते हैं वो लोग भी, यदि हमारे अधिकारी टाइम पे वो काम नहीं करते हैं, उद्योग वाले टाइम पे काम नहीं करते हैं, तो जनता भी हमें बता सकते हैं। तो एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा। उस ट्रांसपेरेंट सिस्टम से होने से जो कंप्लायंस हमारी बेटर होंगी। ये बहुत अच्छा आपका एक नवाचार है जो बिल्कुल शुरू होने वाला है। वी हैव टू, मतलब आज के ज़माने में समय के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, नहीं तो इतना सारा काम हो रहा है कि उसको नियंत्रण बिल्कुल, और इंडस्ट्रीज भी इतनी बढ़ रही है और उनको मैनुअली पॉसिबल नहीं है उसको कंट्रोल करना। साथ ही हम जानना चाहिए कि जैसे हम पॉलीथीन की बात करते हैं कि पॉलीथीन अब लास्ट 2022 जुलाई 2022 में कहा गया था कि ये पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पॉलीथीन बंद नहीं हो पाया है। तो इस पॉलीथीन के वेस्ट को खत्म करने के लिए और लोगों के बीच में जागरूकता लाने के लिए क्या कुछ काम किया जा रहा है? पॉलीथीन बैन जो है ये मिसनॉमर टाइप का शब्द है जी जी। क्योंकि पॉलीथीन 100% कभी बैन नहीं हुआ जी। पॉलीथीन जब भी बैन के बारे में जब भी बात होती है तो पॉलीथीन कुछ खास प्रकार के पॉलीथीन है जो बैन है। जैसे आज की डेट में सिंगल यूज प्लास्टिक भी केवल वो बैन है जो कि बड़ी स्पेसिफिकली 20 तरह की आइटम उसमें चिन्हित की गई हैं। खासकर उसमें क्या क्या आता है, उसमें जो प्लास्टिक का ग्लास यूज करके फेंकते थे आजकल वो देखना वो नहीं चलता है। आजकल
कागज का ग्लास चलेगा। जी। जैसे आप कहीं प्लास्टिक का चम्मच या कांटा फोर्क होता है ना, वो हम मतलब आज की डेट में नहीं है, वो चीज़ बंद है। तो एक तो है कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करना, और दूसरा है प्लास्टिक को रीइंसिनरेट करना, जिसको मतलब जलाना। और वो जलाना भी कहाँ, जैसे बड़े बड़े मतलब सीमेंट किल्न होती हैं, बहुत बड़े बड़े बॉयलर हैं, तो पूरा प्लास्टिक वहाँ डाल दिया जी। या फिर प्लास्टिक को जो है इवन डामर की सड़क वगैरह होती है ना, उसमें सड़कों में भी उसको मिला के डाला जाता है। तो वो पर्टिकुलर या तो उस तरीके जलाएं, या उसको मतलब रोड में डालें, या उसको रिसाइकिल करें। कुल मिला के यही प्रबंधन का सिस्टम है। और इसमें ये भी है कि जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, और उनको आजकल एनवायरनमेंट नॉर्म्स के हिसाब से इनको इनकी जिम्मेदारी है कि वो जो प्लास्टिक पैदा कर रहा है वो प्लास्टिक को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी ले। तो कुछ हद तक जो है मतलब ऐसी संस्थाएं वो प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में अपना योगदान भी देती हैं, उसके लिए कुछ फंड भी देती हैं, कंट्रीब्यूट भी करती हैं। हमारे ना सिर्फ फैक्ट्री इंडस्ट्री, बल्कि हमारे जो नगर निगम नगर पालिका हैं, उनको भी एक सेंस में प्रोड्यूसर बोला गया है, मतलब पोल्यूटर। मतलब जैसे मान लो नागरिक जब कचरा कर देते हैं तो उसकी सड़कों से, गलियों से, नालियों से जब उसकी सफाई होती है तो सफाई करने की जिम्मेदारी प्राइमरली नगर पालिका नगर निगम की होती है। तो उनकी जिम्मेदारी है कि ये जो प्लास्टिक ना फैले, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इधर उधर ना हो, ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी उनकी भी है। तो प्रोड्यूसर के साथ साथ एक सेंस में नगर निगम भी एक सेंस में उनको भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशंस लेनी पड़ती हैं। उनकी अपनी जो कचरा खंती होती है, या उनके सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनते हैं, या जो भी अपना डिस्चार्ज वगैरह जो भी एक सेंस में वो बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, तो वो भी अपना जो पानी में, हवा में या धरती पे किसी प्रकार का पोल्यूशन हो रहा है, उसको भी हम मतलब जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और जहाँ तक इतनी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ का जो म्युनिसिपल कमिश्नर वगैरह है उनके खिलाफ मतलब कार्रवाई, मतलब जैसे ओनर, फैक्ट्री का ओनर, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होते हैं। इस तरीके से मैं भोपाल में नगर निगम कमिश्नर 2004 में था। तो मैं 2013 में एनजीटी के सामने मैंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मेरे पर केस बनाया था, और मैं एनजीटी के सामने पेश हुआ था, और ये जवाब देने के लिए कि मैंने उस समय अपने समय में ये जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई थी। आज की डेट में 100% सॉलिड वेस्ट कलेक्ट हो रहा है लगभग मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश सबसे अच्छे राज्यों में भी गिना जाता है। आपने सुनोगे जो पुरस्कार वगैरह मिलते हैं सब, इंदौर पिछले 6 साल से लगातार ले रहा है। तो सॉलिड वेस्ट में तो हम लगभग अच्छे स्थिति में हैं। हमारी ग्राम पंचायतें अभी भी इतना अच्छा नहीं कर पा रही हैं, छोटी नगर पालिका में दिक्कत होगी, बट ज्यादातर हमारे मध्य प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर हम लिक्विड वेस्ट की देखें, कि हम लोग जैसे अपने घर में जो अपने बाथरूम में शौच वगैरह करते हैं, या हमारे किचन से गंदा जो वेस्ट जाता है सीवर लाइन में वो जाता है, फिर सीवर लाइन बड़ी सीवर लाइन में जाके जाती है, फिर आगे के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट होने के बाद फिर किसी तालाब में या किसी नदी में छोड़ा जाएगा, लेकिन वो साफ करके स्वच्छ करके छोड़ा जाएगा। तो उस तरीके से अगर ट्रीटमेंट देखें, उसको सीवर ट्रीटमेंट, सीवर सिस्टम बोलते हैं जिसको। तो सीवर सिस्टम का अगर हिसाब लगाएं तो हम लोग अभी लगभग 1/3 मतलब 2/3 हमने सीवर सिस्टम बना दिए होंगे पूरे मध्य प्रदेश जितने रिक्वायर्ड होंगे, और उसमें से लगभग 1/3 वास्तव में काम कर रहे होंगे, क्योंकि बाकी निर्माणाधीन होंगे या कुछ स्थिति में होंगे। इस क्षेत्र में अभी काम करना काफी जरूरी है। सीवर मतलब जो काम है उसमें अभी भी हमारी नदियां इसलिए, और हमारे तालाब, भोपाल तालाब तो काफी अच्छी स्थिति में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ के तालाब जो है इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। वहाँ से गुजरने वाली नदियां खासकर उतने पर्टिकुलर स्ट्रेच में 1-2 किलोमीटर काफी गंदगी रहती है। तो वो चीज़ों में अभी हमारे लिए चुनौती बनी हुई है। और वो चुनौती जो है दूर करने के लिए नगर पालिका पे हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से दबाव रहता है कि हम वो जल्दी अपना निराकरण करें, जल्दी प्लांट लगाएं। और हम वैसे भी हम लोग अगर विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, अगर 20-25 साल तक हम अपने आप को विकसित भारत समझते हैं, अन्य जो यूरोप के या अमेरिकन जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के जो मापदंड उनके यहाँ पर्यावरण के लागू होते हैं, उस तरह के मापदंड हमारे यहाँ भी हमें अचीव करने होंगे। और उसके लिए हम इसलिए जनता का सहयोग चाहिए, और उसमें बहुत सारे फंड्स भी लगते हैं, और हमारी जो एजेंसीज काम में लगी हैं उनको भी अपना अच्छा जिम्मेदारी से रोल निभाना। जैसे हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में पहले एक भानपुर खंती हुआ करती थी, जो अब उसका निष्पादन वहां से हो गया है, कचरे का बहुत कुछ, और गार्डन जैसा भी बना दिया है। अब लेकिन जो नई आदमपुर छावनी खंती जो तैयार हुई है उसको हम लोग देख रहे हैं, तो वहां पर जनरली हमने देखा है कि आग लग जाती है, या कई बार वहां पर जो गीला कचरा, सूखा कचरा जो म्युनिसिपल लेकर जाती है वो वहां पर लेकिन एक साथ डंप कर देती है। तो ऐसी कंप्लेंट्स मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास आती है, तो कितने बार वहां का निरीक्षण किया गया होगा और किस तरीके का काम? नहीं, इसमें तो असंख्य निरीक्षण होंगे और असंख्य कोर्ट केस उनके खिलाफ लगाए होंगे, और
एनजीटी खासकर विशेष रूप से बना इसलिए उसका हाई कोर्ट का स्टेटस है। जी जी। तो एनजीटी में भी इस तरह केस हम अपनी ओर से केस लगाते हैं। तो इस तरह केस लगे हैं, ये तो कुल मिला के चुनौती है। और ये ऐसा काम है कि कुछ लोगों को लगता है कि नूरा कुश्ती जैसी हो रही है, जी जी। लेकिन एक कुश्ती चलती रहती है। तो सर, जो आदमपुर छावनी खंती है, अगर हम देखें तो उसके वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं। अभी देखा है कि एनटीपीसी का एक कचरे से ही कोल बनाने का प्रोजेक्ट वहाँ पर आने वाला है। लेकिन बहुत दिन हो गए, 6 महीने से ज़्यादा हो गए, बाउंड्री वॉल वगैरह सब बन गई है, लेकिन अभी तक वो स्टार्ट नहीं हो पाया है। तो क्या लगता है आपको कि इसमें देरी क्यों हो रही है? ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जी। इन प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं। और हमें चुनौतियों में कुल मिला के अल्टीमेटली क्या है, कचरा जैसा कचरा होगा वैसे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। बिल्कुल। तो अगर सूखे पत्ते जैसे मान लो हैं, तो पत्ते जल के उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ठीक ठाक होगी और उस कन्वर्ट हो जाएगा। और उस कचरे में मिट्टी मिली हुई है, उस कचरे में कोई गीला चीज शामिल है, तो वो अल्टीमेटली सबसे मेन चीज होती है सेग्रीगेशन एट सोर्स। अपेक्षा यह है कि घर में ही दो तरह के कचरे, गीला कचरा सूखा कचरे को अलग अलग रखें। ऐसे कोई प्लास्टिक कचरे को अलग रखें। ऐसे अलग अलग कचरे को अलग अलग रखने से क्या होता है कि वो अगर सेग्रीगेशन शुरू से होगा तो वो सेग्रीगेटेड कचरा फिर मतलब सेग्रीगेटेड गाड़ियों में या कहीं पे फाइनली खंती तक पहुंचेगा। तो जब तक वो सेग्रीगेशन शुरू से नहीं है तो आखिर में जो है वो स्थिति खराब रहती है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे जो विजन 2047 है उस पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू। और सर, हम विजन 2047 पे तो हम बहुत सी बातें अभी आपसे करेंगे, लेकिन एक चीज़ जैसे आपने बताया कि मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है, जो हम देख रहे हैं। लेकिन हम जैसे न्यूज़पेपर्स में पहले देखा करते थे कि हर 2-3 महीने में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अच्छी बड़ी कार्रवाई करता था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ने कुछ किया होगा गलत काम, तो उसका उजागर हो जाता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि कभी कोई न्यूज़ ऐसी आ नहीं रही। तो क्या सब कुछ मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा चल रहा है? न्यूज़ छाप ना रहे हो लोग लेकिन क्या कार्रवाइयाँ जो है, एक तरह एग्जाम्पल बनाने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई की जाती है, बट छोटी छोटी कार्रवाई हमेशा होती रहती हैं। बहुत सारे उद्योग जो है, जैसे आज भी मेरे पास एक उद्योग आए थे कि हमारा प्लांट बंद कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें बंद वगैरह होती हैं। हो सकता है कि आज वो न्यूज़ ना बनती हो, और हमारा मकसद जो है न्यूज़ बनाना नहीं होता, बट हाँ मतलब प्रचार प्रसार के लिए ज़रूरी होता है कई बार कि कौवा मार के टांगना पड़ता है कि और लेकिन ओके, मतलब जो हमें समय समय पर शिकायत भी आती हैं या हम खुद अपनी मॉनिटरिंग करते हैं, उस हिसाब से काम होते हैं। और आजकल तो हम अगर अपना काम, हमारे अधिकारी अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारे कान फूट के हमसे काम कराएंगी। और वो एनजीटी है, उसमें बहुत सारे मतलब लोग आरटीए के तहत लेते हैं लोग, बहुत सारी ऐसी। तो कहने लगा काम जो है वो रेगुलरली होते रहते हैं जी। हो सकता है कि बार उसका प्रचार प्रसार नहीं हो, और बात अलग है जी। तो सर, हम बात करेंगे अब विजन 2047 पे। तो जो 2047 जो विजन है, ये जब तैयार हुआ तो इसमें किन बिंदुओं को शामिल किया गया है कि जिसे हमें हासिल करना है? वैसे विजन 2047 के बारे में तो हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि अगले जो 24-25 साल अभी से लेकर 2047 तक, 2047 को हम लोग 100 साल पूरे कर रहे हैं अपने आज़ादी के। तो हर भारतीय का ऐसा सपना होना चाहिए कि हम उस समय, हर राज्य तो है ही, बट भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में सामने आए। विकसित राष्ट्र जो है उसके अलग अलग मापदंड हैं, और उन मापदंडों में लगभग $12,000 पर ईयर पर पर्सन उसकी अगर मतलब पर कैपिटा इनकम है, तो वो विकसित मतलब श्रेणी में आते हैं। आज की डेट में हम लोग लगभग $2,500 पर पर्सन मतलब इनकम है हमारी, एवरेज इनकम जिसको बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम जिसको बोलते हैं। तो हमें इस $2,500 से अगर हमें
$12,000 की बात करें, मैं डॉलर्स में बात कर रहा हूँ क्योंकि मापदंड अंतर्राष्ट्रीय $12,000 डॉलर्स भी चलता है। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी इकोनॉमी को कितने गुना बढ़ाना पड़ेगा। लगभग 4.5 गुना बनता है जी। 4.5 गुना के आसपास हमें हमारी आज से लेकर के 4.5 गुना हमारी इनकम बढ़ेगी अगले 24 सालों में। तो हम लोग विकसित राष्ट्र बन राष्ट्र की पाएंगे। श्रेणी में आ जाएंगे। यस, हम अपने लक्ष्य वैसे तय कर रहे हैं जो कि एक विकसित राष्ट्र में आज हैं। तो हमें उसके बाद वो भी अपना विकास करेंगे, तो उसके ऊपर फिर प्लस हमें डेल्टा कुछ और भी सोचना पड़ेगा। और सामान्य रूप से हम मतलब विकसित राष्ट्र के तुलना में हम अपने मापदंडों को मतलब खरा उतारेंगे और उस ऐसी स्थिति में वहाँ तक लाएंगे। अभी हमारी स्थिति काफ़ी खराब है। तो एक तो अपने लक्ष्य उस तरह के हमारे शहर, हमारी हवा, हमारा पानी, हमारी वाटर बॉडीज़, ये सब जो है मतलब प्रिस्टीन, मतलब जिसको ना बिल्कुल साफ सुथरी स्थिति में होने चाहिए। तो एक लक्ष्य है जी। दूसरा लक्ष्य अपना ये है कि हमारे जो जितने भी उद्योग हैं, अल्टीमेटली क्या उद्योग तो लगेंगे, उद्योग लगेंगे, कारखाने लगेंगे, बहुत सारे और काम होंगे, खनिज वगैरह काम होंगे, वो तो होते रहेंगे। बट उनमें पोल्यूशन कंट्रोल के जो नॉर्म्स हैं वो कुछ लागू होंगे और उनको परमिशन देने के जो समय है वो भी फिक्स होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने सुना होगा जी। कि उद्योगों के लिए खासकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल, वर्ल्ड बैंक लेवल पे और हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया का काफ़ी कम माना जाता है जी। कि हमारे यहाँ पे कोई नया उद्योग लगाने के लिए, नया काम करने के लिए इतनी तरह की परमिशन लगती हैं। कोई गिना था एक बार कि 35 लगती हैं, 40 लगती हैं। और उनमें से भी आज मैंने सोचा कि मैंने आपको कोई उद्योग लगाना है तो हो सकता है उसकी खासकर अगर पर्यावरण अनुमति वगैरह लेनी आए तो ये उसमें सिया की परमिशन भी होती है, उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन होती है, उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन की परमिशन होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उसमें जो है इवन वाइल्ड लाइफ की परमिशन वगैरह भी होती है कई जगह पे। तो ऐसे कोई बड़ा तालाब, बड़ा डैम बनना है उसकी परमिशन होती है। तो पता चला कि परमिशन मिलने में ही मौके पे आज मैंने तय किया, आज सरकार ने तय किया कि ये हम लोग फलाना डैम बनाएंगे। उस डैम बनाने में आज हमने फंड भी उसके लिए व्यवस्था कर दी, लेकिन उस डैम को एक्चुअली मौके पे चालू होने में कम से कम 3 और लगभग 5 साल तक भी शुरू होते हैं लगने में। जी। तो ये समय जो है पर्यावरण अनुमतियों के कारण ही प्राइमरली स्लो होता है। जी। और भी अनुमतियां होती हैं पर विशेष रूप से पर्यावरण अनुमतियों में टाइम लगता है। तो वो पर्यावरण अनुमति में कम से कम टाइम लगना चाहिए। जी। एक तरफ हमारी चुनौती है कि पर्यावरण प्रदूषण कम होना चाहिए और दूसरा ये भी है कि पर्यावरण अनुमतियां समय पे मिलनी चाहिए। जी। तो पर्यावरण अनुमतियां समय पे मिलनी चाहिए, ये भी हमारे 2047 के लक्ष्य में है। इसके अलावा जो है हमारा एक लक्ष्य हमने रखा है कि शहरों में खासकर हरियाली बहुत कम हो गई है। जी। और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जब मास्टर प्लान बनाता है तो वो कुछ 15-20% हरा क्षेत्र रखता भी है। तो हमने अपनी ओर से, मतलब वो पॉसिबल है कि नहीं है, बट हम सपना ऐसा लेना चाहते हैं और हम ऐसी विजन बनाना चाहते हैं कि 1/3 किसी भी पूरे राज्य का भी 1/3 और किसी गांव का, किसी शहर का भी 1/3 हिस्सा ग्रीन होना चाहिए। जी। वो जंगल लगा हो, पार्क बना हो या कुछ भी हो, ये भी हमने एक महत्वपूर्ण उसमें निर्णय और मतलब विजन में रखा है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो भी नियम है, चाइल्ड लेबर के संबंध में है या पर्यावरण के संबंध में है, यदि उन नियमों का पालन हम नहीं करेंगे तो हमारा जो हम उद्योग में हमने कुछ पैदा कर भी दिया पर उसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, दूसरे देश को लेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारी पर्यावरण अनुमतियों के हिसाब से चीज़ें नहीं है। इसके लिए हम लोग पर्यावरण विषयों पर कुछ छात्रवृत्तियां भी देंगे आगे आने वाले समय में। खासकर ऐसे लोग जो कि पर्यावरण विषयों में मध्य प्रदेश में पीएचडी करते हैं, उनको हम लोग विशेष कोई छात्रवृत्ति वगैरह दें। फिर पर्यावरण पुरस्कार वगैरह लोगों को में मतलब जागरूकता, जो अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कार दें। तो इस तरह की चीज़ें हमने विजन 2047 में सोची है। तो सर अब हम जानना चाहेंगे, आपका एक और विभाग है एप्को, जिसके आप महानिदेशक हैं। तो सर एप्को जो ये विभाग है, इसमें किस तरीके का काम होता है, क्या दायित्व है? और अभी विश्व पर्यावरण दिवस भी आ रहा है तो उस पर भी कई गतिविधियां चल रही है, तो उसके बारे में आप बताइए। अन्य राज्यों में तो पर्यावरण में प्राइमरली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, बट हमारे मध्य प्रदेश राज्य में जो हमारे शुरुआत में जो पर्यावरण जब 1970s और 80s में मुद्दा बना था, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पर्यावरण पहली बार 1976 में इंदिरा जी के काल में कहते हैं उस समय लागू हुआ था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में एप्को का गठन उस समय हुआ था। तो हमारे जो 50 साल पहले हमारे जो सरकार में हमारे पूर्व साथी अधिकारी रहे या उस समय की जो लीडरशिप रही है, तो उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रख करके एप्को गठन किया था। और एप्को का गठन प्राइमरली एनवायरनमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो एनवायरनमेंट के संबंध में प्लान करना, उसके लिए कोऑर्डिनेट करना, तो ये प्राइमरली एप्को का काम था। और उस संदर्भ में एप्को के माध्यम से बहुत ज़्यादा तो नहीं बट बहुत सारी गतिविधियाँ मतलब पर्यावरण संरक्षण के बारे में हुई हैं। विशेष रूप से एप्को का योगदान जो है
वो स्कूलों में इकोलॉजी के संबंध में इको क्लब बनाए गए और बहुत सारे कम से कम 10,000 के आसपास स्कूलों में इको क्लब चलते हैं जी। और ग्रीन कोर योजना चलती है। इसके अलावा जो है हमने एनवायरनमेंट प्लानिंग के हिसाब से हमने जो एक हमारे आर्किटेक्चर विंग है वहाँ पे जी। जो कि ग्रीन बिल्डिंग्स के कंसेप्ट पे काम करता है। इसके अलावा जो है हमने तालाबों के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, बहुत सारे तालाबों का संरक्षण करवाया अन्य एजेंसियों के माध्यम से। खासकर भोज वेटलैंड प्रोजेक्ट जैसे भोपाल में था, वो भी एक एप्को ने उस प्रोजेक्ट का डिजाइन किया था, सोचा था और उसका फिर बाद में एग्जीक्यूट भी हुआ था। देश के बहुत सारे जिलों में मतलब इस संबंध में काम हुए हैं। पर्यावरण जागरूकता के लिए के साथ साथ पर्यावरण शिक्षा के संबंध में भी हमने एप्को में काम किया है। तो हम लोग लगभग 1 साल का एक कोर्स चलाते हैं जिसमें कि पर्यावरण विषय के बारे में हम लोग एक सर्टिफिकेट कोर्स जारी करते हैं। हम अभी डिग्री वगैरह नहीं दे सकते लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स हम जारी करते हैं। उस कोर्स की ठीक-ठाक डिमांड भी है जिसमें हम लोग नए पर्यावरण से जुड़े नए युवा मतलब पर्यावरण सीखे हुए नए युवा पैदा हों जो कि अल्टीमेटली जितने भी हमारी परमिशंस वगैरह आजकल पर्यावरण अनुमतियां हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अनुमतियां हैं, इस तरह के वहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट्स कहें वो इस तरह की अनुमतियों में मतलब लगे, नहीं तो कि उद्योगपतियों को सीधा पता नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट कंसल्टेंट्स कह लो, इवन एनवायरनमेंट पत्रकार हैं जो कि वो वहाँ से सीख करके, तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। तो उसके लिए हमने एक कभी कंसल्टेंसी फ्लोट की हुई है और हम अभी काम कर रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से उस पर हम काम चल रहा है। अगले 2-3 महीने का काम खत्म होगा। तो एप्को में हम लोग एप्को को अब विजन अपना एप्को अगले मतलब 25 साल तक एटलीस्ट कैसा हमारा एप्को का विजन होगा उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं और जल्दी उसका निष्कर्ष निकलेगा। और प्राइमरली एप्को के काम में हम लोग एप्को में कंसल्टेंसी संबंधी पर्यावरण कंसल्टेंसी संबंधी काम प्राइमरली हम लोग ज़्यादा लेंगे और खासकर जैसे हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, ऐसे बड़े बड़े विभाग हैं जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी लाते हैं और वो प्रोजेक्ट लाते हैं लेकिन उन प्रोजेक्ट लाने के लिए बहुत सारी अनुमतियां लगती हैं। तो अनुमतियां कौन कौन सी अनुमति लगती हैं, अनुमति कैसे प्रोसेस होती हैं, वो उनको विभागों को नहीं पता होता है। तो एप्को के माध्यम से चीज़ें हम कोऑर्डिनेट करेंगे और वो अनुमतियां जल्दी भी हों और पर्यावरण अनुकूल भी हों। इसके अलावा जो है एप्को के माध्यम से ही लगभग हमारे एक पर्यावरण अनुमतियों के लिए एक सिया और सैक करके संस्था गठित हुई है। तो वो सिया संस्था भी मतलब उसका भी काम एप्को के सहयोग से कुल मिला के भी चलता है। तो इस तरह काम एप्को में चल रहा है। अब जब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जा रहा है तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं और किस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं वो आप बताइए और हमारे दर्शकों को एक मैसेज भी देना है आपको। पर्यावरण के बहुत सारे पहलू मुख्य रूप से उसको कह सकते हैं हवा, पानी और धरती और ये तीनों चीजों के पोल्यूशन की कहा जाता है कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। तो इस बार की जो थीम अपनी जो है वो लैंड है और लैंड का मतलब धरती और धरती में जिसको बोलते हैं ना रेगिस्तान ना बने या ऐसी धरती जो अनुपजाऊ भूमि होती है, अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने के लिए क्या हम क्या कर सकते हैं, ये मेन रूप से हमारा मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो यूएनईपी जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है जो 1973 में संस्था बनी थी, तभी इनफैक्ट जिस दिन वो संस्था बनी थी उसी दिन 5 जून को संस्था बनी थी। तो 5 जून 1973 से लेकर के आज तक, इसीलिए वो हर साल मतलब पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और इस बार की थीम है कि धरती उपजाऊ बनाने का मतलब यह है कि उसमें पानी की व्यवस्था हो, उसमें सूखापन ज्यादा ना हो, रेगिस्तान ना बन जाए, और रेगिस्तान बना है तो उसको वापस ग्रीन किया जाए। और उनका मानना है कि अगर हम 1 रुपया खर्च करते हैं धरती को उपजाऊ बनाने में तो उसका लाभ 30 रुपये होगा। ये उनके जो यूएनईपी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका मैसेज है। विजन बहुत बड़ा है और प्राइमरली ये जो है खाद और खासकर गोबर खाद से संभव है और इसलिए मतलब गौशालाओं में भी इस तरह के आयोजन को हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं और किसानों में जो जैविक खेती है या जैविक खाद है और खासकर मतलब जो गोबर वाली खाद है और गौशाला वाली खाद है, इस खाद का ज़्यादा उपयोग करके किसान अपने अनुपजाऊ जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। ये अपनी प्राइमरली इस दिशा में हमारी थीम है। मतलब हम लोग भूल जाते हैं कि पर्यावरण का महत्व है, लेकिन आजकल धीरे धीरे समझ में आ रहा है, खासकर गर्मियों में और अच्छा समझ में आता है कि पर्यावरण का हमें संरक्षण करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए और हमारी जीवन शैली ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। तो बेसिकली ऊर्जा की बचत जो है काफ़ी बड़ा फैक्टर है पोल्यूशन को कम करने का। हमें ऊर्जा का उपयोग कोशिश करना चाहिए कि वो कम से कम हो और वो भी नैसर्गिक ऊर्जा जो है, नेचुरल एनर्जी जो है, उसका हमें ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। आर्टिफिशियल लाइफ किसी प्रकार की जो है हमें कम करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए।
ग्रीनरी जितनी ज़्यादा बना सके बनानी चाहिए। जी। पेड़ लगाना, हरियाली सबसे महत्वपूर्ण है। और सर्कुलर इकोनॉमी, चीज़ों का फिर से उपयोग करना, जी। रीयूज़ करें, रिड्यूस करें, रीयूज़ करें, पुनर्चक्रण करें चीज़ों का। ये सब चीज़ें हमें मतलब पर्यावरण को सुधारने में मदद देंगी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पर्यावरण से जुड़ी बहुत सी बातें हमें बताई और जो हमारे दर्शकों ने भी सुनी हैं। और आपका जो मैसेज है कि हमें अपने पर्यावरण को किसी भी तरीके से बचाए और जितना ज़्यादा हो सके ऊर्जा की बचत करनी चाहिए, तो ही पर्यावरण हम बचा सकते हैं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।